नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश कुमार। मित्रों, बिहार में सर्वे चल रहा है, आप जानते हैं, और सर्वे को लेकर तमाम तरह की बातें रोज आती हैं। इधर बीच में एक शगुफा उठा कि 30 नवंबर अंतिम तिथि है सर्वे को लेकर। हालांकि इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई भी सूचना या नोटिस या कोई बयान सरकार के तरफ से नहीं आया है। मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। लेकिन चल पड़ी, बातें चल पड़ी, किसी ने कह दी और फिर उसके बाद वो एक परेशानी का सबब हो गया लोगों के लिए, जो कागज़ ढूंढ रहे हैं और अब तक उनको कागज़ नहीं मिला है। खैर, ये परेशानियां तो चल रही हैं। इसी बीच आपको याद होगा कि बेतिया राज के जमीन का मामला था। जब राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के रूप में के पाठक आए तो उन्होंने ये कहा कि बेतिया राज के एक एक इंच जमीन को निकाला जाएगा और अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, और इसको लेकर उन्होंने कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी। कार्रवाइयाँ ये कि बेतिया राज के जो मैनेजर थे उन पर कई तरह के आरोप थे और उन्हीं आरोपों में उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह चुन कर 6 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बेतिया में की गई, जो इन सारे चीज़ों की देखरेख कर रहा है। काम को आगे बढ़ाने के लिए चूँकि बेतिया राज की ज़मीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलावा भी कई जगहों पर बिहार के ज़िलों में 6 ज़िलों में है, यूपी में है, तो बिहार में जिन जिन जगहों पर बेतिया राज की ज़मीन है वहाँ के अंचलाधिकारियों को सहायक व्यवस्थापक बेतिया राज का भी पावर दे दिया गया और बेतिया राज की ज़मीन को खोजने खंगालने की ड्यूटी में लगा दी गई। लेकिन बेतिया राज के ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराना है, ये बात जैसे ही आई कि एक हड़कंप, एक हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने का भी कारण था, चूँकि बेतिया राज की ज़मीन कौन है और बेतिया राज की ज़मीन कौन नहीं है, यह जो इस दोनों बीच की लकीर है वो बड़ी पतली है और शायद आम आदमी इस बात को समझ नहीं रहा है, और इसी के चलते परेशानियां कुछ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच जो बातें आई कि बेतिया राज के एक एक ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा, तो देखिए है क्या कि अब थोड़ा पीछे अगर हम आवें तो देखते हैं कि बेतिया राज जब था, मतलब आज़ादी के पहले, चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक ही हुआ करता था, और उस समय लगभग यहाँ 70 कोठियाँ थी, नीलही कोठियाँ, जो अंग्रेज़ों की थी, और इन कोठियों का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था। देखिए, अब थोड़े पीछे के इतिहास को समझिएगा तो बड़ा अच्छा भी लगेगा, जानकारी भी होगी और आप समझ सकेंगे कि किस तरह यहाँ कोठियाँ स्थापित हुई। देखिए इंग्लैंड एक बहुत छोटा राष्ट्र था, लेकिन कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंग्लैंड में सूर्यास्त नहीं होता था, और उसका कारण यह था कि हर जगह उसने अपना कब्जा जमा रखना था, और उपनिवेशवाद का तो वो जनक समझा जाता है। तो हुआ ये कि इंग्लैंड के पास न इंडस्ट्री थी और न खेती के लिए ज़मीन थी। वहाँ पे 1 एकड़ और 2 एकड़ ज़मीन को लेकर खेती करने वाले बड़े फर्म के मालिक कहते थे, और चूँकि न खेती थी न इंडस्ट्री थी, तो वैसे में अगर अपनी भाषा में कहें तो वहाँ पे लफंगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मतलब वो लोग जिनको काम नहीं है और सड़क पे मटर गश्ती कर रहे हैं, वैसे लोगों की एक भीड़ थी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं वहाँ की
स्थिति, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति में विकृति आ रही थी। इसको देखकर वहाँ के सरकार ने, वहाँ के शासक ने, एलिजाबेथ ने एक कन्वेंशन बुलाया था और उसमें यह कहा गया कि वो लोग जो चाहते हैं कि खेती करें उनको खेत दिया जाएगा, लेकिन उनको इंग्लैंड से बाहर जाना होगा। मतलब उन लोगों को एक रोजगार भी दे दिया जाए और वहाँ जो एक अशांति की स्थिति बनी हुई है उस पर भी रोक लगा दिया जाए। मकसद यही था। और जब ये बातें आई तो बहुत से लोग इसके लिए तैयार हो गए, जिनको विभिन्न देशों में भेजा गया और उसमें एक भारत भी था। उस समय अन्य क्षेत्रों में भी आए, लेकिन यहाँ चंपारण में लगभग 70 कोठियाँ बनी। 70 कोठियाँ मतलब कि कहीं कहीं अकेले और कहीं कहीं कुछ लोगों के समूह, अंग्रेजों का समूह भारत आया, लेकिन इन कोठियों का निर्माण इंग्लैंड में ही हुआ था। उसकी स्थापना वहीं से उसको पावर मिला था और उसी पावर को लेकर यहाँ आया। इसने ज़मीन खरीदी, ज़मीन लीज लिया, ज़मीन को स्थायी बंदोबस्त कराया और चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी और वो शुद्ध व्यापारी था, तो उसने जो लोकल राजा होते थे उस पर दबाव डालकर, कर्ज देकर, पैसा देकर, डरा कर, धमका कर परमानेंट लीज दिलाता था कोठियों को, और कोठियाँ उस पर नील की खेती करती थी, बहुत पैसा कमाती थी। चूँकि उस समय नील का उत्पादन भारत में ही होता था सबसे ज़्यादा, और यहाँ जो नील का उत्पादन होता था उसको वहाँ भेजा जाता था। और इसी संदर्भ में चंपारण में 3 कठिया सिस्टम लागू कर दिया गया था। मतलब अगर 20 कट्ठा किसी को ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पर उसे नील की खेती करनी थी, यह अनिवार्य था। और इस खेती के एवज में उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था। बाकी वह 17 कट्ठा पर खेती करे, इसके लिए ज़रूरी था कि वह 3 कट्ठे पर खेती करे। इस एवज में उसे कुछ नहीं, इवन मजदूरी तक नहीं मिलती थी। और बाकी के खेतों में काम हो ना हो, इन 3 कट्ठों में खेती होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए नील की खेती, यह भी बाध्यता थी। इसको लेकर परेशानियां भी थी। अब देखिए, अब यहाँ पे पेंच कहाँ है, यह समझने वाली बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो बाद में ब्रिटिश सरकार बन गई, और ब्रिटिश सरकार के समय ये जो कोठियाँ थीं इनका पावर और भी बढ़ गया। ये कोठियाँ लोकल जो शासक थे उनसे ज़मीन खरीदती थी या परमानेंट लीज पर लेती थी, जिसकी पूरी तरह मलकियत उनकी अपनी होती थी। राजा को केवल मतलब होता था एक फिक्स्ड रेंट से जो तय किया जाता था। बाकी रैयतों को बसाना, ज़मीन को स्थानांतरण करना, उसको बेचना, लीज देना, पट्टा देना, ये सारा काम और सारी मलकियत उन कोठियों की हुआ करती थी। मतलब कि राजा की मलकियत उन कोठियों के ज़मीन से हट गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा के पास जितनी ज़मीन थी वो सारी कोठियाँ को चली गई थी। उसके बावजूद भी राजा के पास बहुत ज़मीन थी, जिसको बकास्त भी कहते हैं और तमाम नाम दिया जाता है। तो अब जो सर्वे हो रहा है उसमें लोग कोठियों को भी बेतिया राज की ज़मीन मान रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी कोठियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी कोठियाँ थीं जिनका निर्माण, मैंने जो कहा, इंग्लैंड में हुआ था और वो यहाँ स्थापित हो गई थी बहुत पहले, मतलब 1900 के पहले। इसी बीच आपको याद होगा कि जब 1896 में महारानी जानकी कुंवर को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया गया था और तब अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स लगा दिया था। मतलब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन बेतिया राज को ले लिया था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था, इस बात को भी समझ लीजिए। कोर्ट ऑफ वार्ड्स था वह संस्था जो अगर राजा का वंशज न हो या राजा का कोई वैसा वंशज है जो
संपत्ति की सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, वैसी स्थिति में कोर्ट ऑफ वार्ड्स उन सारे चीज़ों को देखता था। तो 1897 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स लग गया। अब ये कहानी मैं क्यों कहा? इसलिए कि अगर ये कहानी मैं नहीं कहूँगा तो आप आज के इन चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा, मतलब बेतिया राज और कोठियों की ज़मीन में क्या अंतर है ये नहीं समझ पाइएगा। और बहुत सी ज़मीन यहाँ पे सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ ज़मीन कोठियों की है, और इसको लेकर उन सारे कोठियों के ज़मीन के वर्तमान में जो रैयत है वो सारे लोग परेशान हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कागज़ लाएं तो लाएं कहाँ से, मलकियत साबित करें तो करें कहाँ से। लेकिन कहानी कुछ और है। अब कहानी क्या है ये देखिए। अब तक इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा था, मतलब 1897 के बाद से आज तक, या यूं कहें कि पूरे 125-150 वर्ष में किसी ने जो कोठियों की ज़मीन के खरीदार थे या कोठियों की ज़मीन पर काबिज हैं, उन्होंने कभी मलकियत के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने नहीं लगभग। लेकिन अब जब सर्वे की बात आई तो सब कोई ज़मीन को खोज रहा है। तो आखिर ज़मीन है कहाँ और इसकी मलकियत मिलेगी कहाँ से, ये सारी चीज़ें हैं। और यह मामला तूल कब पकड़ा यह भी समझने की बात है। यह मामला तूल पकड़ता है, एक मामला जाता है कोर्ट में, हाई कोर्ट पटना में, और महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज बेतिया में खुलना था, इसी को लेकर यह विवाद उठा था। चूँकि महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज बेतिया राज के ज़मीन पर बनाया गया, इसको लेकर सरकार चली गई कोर्ट में। उसका कहना था कि ये ज़मीन पर यह नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर जो संघर्ष समिति थी जो मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहती थी, वो लड़ाई लड़ी और उसमें कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1897 में जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना, उसके बाद से किसी भी तरह के ज़मीन का ट्रांजैक्शन जो बेतिया राज का है वह वैध नहीं माना जाएगा अगर उसकी अनुमति कोर्ट ऑफ वार्ड्स से नहीं ली गई है। मतलब कि बेतिया राज के ज़मीन की, उसकी संपत्ति की देखरेख 1897 से कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थी। जब देश आज़ाद हुआ तो वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स चला आया राजस्व विभाग बिहार सरकार के पास। मतलब अब राजस्व परिषद जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स भी होता है वह इसका संरक्षक है, इसको देखरेख करने वाला है। तो कोर्ट ने कहा कि चाहे वो बेतिया राज के मैनेजर ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी अगर कोई ट्रांजैक्शन किया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स की अनुमति नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन सही नहीं माना जाएगा। अब ये एक जो विषय है, इस विषय ने सारे लोगों में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप मचाने का कारण केवल वो डिसीजन नहीं था। हड़कंप मचाने का कारण ये था कि कोर्ट ने ये कहा था कि 1897 के बाद, लेकिन जिन लोगों के पास कोठियों का ज़मीन है या बेतिया राज का ज़मीन जिन्होंने अपने पास रखा है, उनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कब से उस ज़मीन पर कब्जा रखा है। और इसका साक्ष्य देना जरूरी है कि 1897 के पूर्व से वह ज़मीन बेतिया राज के बाहर है या बेतिया राज ने उसको हस्तांतरित कर दिया था। अब इसका साक्ष्य है नहीं, और इसका लाभ कहीं ना कहीं कुछ बिचौलिए, कुछ वैसे लोग जो ज़मीन के कारोबारी हैं, कुछ वैसे पदाधिकारी, कुछ वैसे कर्मचारी, बेतिया राज के भी कुछ लोग जो कर्मी हैं, इन लोगों ने एक शगुफा फैला दिया कि सारे लोगों को खाली करा दिया जाएगा, सारा ज़मीन बेतिया राज का है। और इसको लेकर भागदौड़ शुरू हो गई, यहाँ तक कि विरोध इतना हुआ कि उस विरोध के कारण अब संघर्ष समिति भी बनने लगी है जो
इस सर्वे का या बेतिया राज के ज़मीन के मामले का पूरा विरोध करने के लिए तैयार है, सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी क्या है और वो कौन सा राज है जिससे आप समझ सकते हैं कि यह ज़मीन आपकी है या बेतिया राज की है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये बता दें कि अगर आपकी ज़मीन कोठी से जुड़ी हुई है तो केवल एक चीज़ अगर आप उपलब्ध करा लें या आपके पास हो या जानकारी हो तो निश्चित रूप से अगर उस ज़मीन के आप रैयत हैं, उस पर काबिज हैं, तो वो ज़मीन आपकी होगी। उस पर कोई और या बिहार सरकार या राजस्व परिषद या बेतिया राज किसी का भी दावा नहीं हो सकता है, वो ज़मीन आपकी है। तो वो क्या करना है, इन सारे चीज़ों को बताएंगे। लेकिन अगले वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।